जब भी किसी कंपनी की आपको एनालिसिस करना हो तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है मार्केट कैप। ध्यान से समझिए इस चीज को, ये है मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? ये टाइटन कंपनी है और यहां लिखा है मार्केट कैप इज सर 3,36,000 करोड़। व्हाट डज इट मीन? माय हम्बल रिक्वेस्ट, मयूर जी नाम से कोई है, अपने आप को म्यूट कर लेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अपने आप को म्यूट रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, सो दैट कि मैं आपके फेसेस को देख पाऊं और इससे मैं ये समझ में आएगा कि आपको जो मैं बता रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नाउ, मार्केट कैप का त्रिपाठी मतलब सर, क्या होता है कि आज अगर त्रिपाठी सर, आपको ये कंपनी जस्ट ए पूरी सेकंड। खरीद लेनी है, पूरी आप पूरा मालिक बनना चाहते हैं, कंपनी टाइटल मेरी हो जाए, कोई और ना हो इसमें, तो आपको कितने पैसे चाहिए? उसे कहते हैं मार्केट कैप। लेमैन के मैं जो भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको कॉमर्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको फिनेंस नहीं बताऊंगा, मैं आपको लेमैन के लैंग्वेज में इक्विटी सिखाऊंगा। तो आपको ये जानना है कि ये कंपनी पूरी टाइटन का आज मालिक होने के लिए, टाइटन का एक शेयर है त्रिपाठी सर, सॉरी आपको 3785 डिस्टर्ब कर का। रहा हूँ बीच में। हाँ त्रिपाठी सर, यस सर, लांबा प्लीज। बोल रहा हूँ। यस मेरे सर, को प्लीज एडमिन सर। एडमिन राइट्स चाहिए, कुछ लोगों के माइक ऑन है तो उनको ऑफ करने के लिए। अच्छा, मैं आपको एडमिन राइट देता हूँ, ये दीजिए। मैं ये मैंने आपको को होस्ट राइट दे दिया आपको, और मैं अनिल चौहान जी को भी को होस्ट राइट दे देता हूँ, प्लीज तो प्लीज। सो दैट कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, ये बहुत ही अच्छा होगा इन बिटवीन। जी मिल गया सर आपको? जी सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ, तो इस कंपनी को पूरा का पूरा अगर आपको खरीद लेना है तो आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसे कहते हैं मार्केट कैप। कैसे आता है ये? अगर आप देखेंगे इस कंपनी का आज का प्राइस जो है, आज मतलब आज तो संडे था, छुट्टी था, कल जब ये कंपनी मार्केट बंद हुआ होगा तो 3785 रुपीज का एक शेयर था। इनटू जितने भी शेयर इस कंपनी के हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3,36,000 करोड़। यानी 3,36,000 करोड़ अगर मेरे पास है तो इस पैसे से मैं टाइटन का अकेला मालिक बन सकता हूं। ये तो हो गया मार्केट कैप का मतलब। ये तो लेमैन के लैंग्वेज में मैंने कंसेप्चुअली बताया कि 3,36,000 करोड़ अगर मेरे पास हो तो मैं मार्केट कैप इतना है, ये कंपनी इतने की है, मैं इसका इतना मालिक बन सकता हूं। लेकिन एक्चुअल में 3,36,000 करोड़ होने पे भी मैं एक्चुअली मालिक बन नहीं पाऊंगा। कंसेप्चुअली बन सकता हूं बिकॉज ये कंपनी इतने की है, लेकिन बन नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बन पाऊंगा? क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो ओनर हैं या प्रमोटर हैं, वो अपने शेयर बेचेंगे नहीं। जब कोई बेचेगा ही नहीं तो मैं उसका मालिक कैसे बन जाऊंगा? मेरे पास पैसे होने से तो मालिक बन नहीं जाऊंगा। ये उसी तरह है जैसे आपका घर है, आपका घर 2 करोड़ का है, मेरे को समझ में आता है आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का घर है, लेकिन 2 करोड़ होने पे क्या मैं आपके घर का मालिक बन सकता हूँ? कंसेप्चुअली तो 2 करोड़ हो तो मैं वो हो सकता है, लेकिन जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक नहीं बन सकता। तो कंसेप्ट वाइज इतना पैसा चाहिए इस कंपनी का मालिक बनने के लिए, लेकिन बन नहीं सकते, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। दूसरा जो कंसेप्ट है, किसी भी शेयर को जानने के लिए जैसे ही आपने मार्केट कैप जाना तो आपको पता लगाना है कि क्या ये कंपनी बड़ी है, छोटी है, या बहुत छोटी है। होता क्या है, सारी इंडिया में करीब करीब 7,000 के आसपास कंपनी जो हैं, 7,000 के आसपास कंपनीज जो इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड है। 7 साढ़े 7 हजार, जो भी एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता, 7,200 है या 7,300 है, लेकिन 7,000 के आसपास है। अब इन कंपनी को अगर इनकी मार्केट कैप के डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे लगा दे, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिया में जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं उन कंपनी को उनकी मार्केट कैप के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा मार्केट कैप जो होगा वो सबसे ऊपर, उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला। जैसे इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट कैप आज के टाइम पे जो है वो है आपका रिलायंस, वो सबसे ऊपर होगा। उसके बाद जो होगा टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे तरह तो ले जाए। तो जो टॉप 100 कंपनीज होंगी उनको कहते हैं लार्ज कैप, उनको कहते हैं लार्ज कैप। उसके बाद जो 101 से लेके 250 तक होंगी उन्हें कहते हैं मिड कैप। जो 251 से लेके 500 तक होंगी उन्हें कहते हैं स्मॉल कैप।
और जो 500 ऑनवर्ड्स होंगी नीचे जितनी भी है, उन सबको आज के टर्म पे कहते हैं माइक्रो कैप कंपनी। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपनी कोई कहता है कितने हजार करोड़ की कंपनी को लार्ज कैप कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे आपके क्लास में कहें फर्स्ट कितने नंबर वाले को कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट कौन होगा? फर्स्ट वो होगा जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब वो सबसे ज्यादा मार्क्स अगर 80 हैं तो वही फर्स्ट हो जाएगा, और अगर 70 है तो वो फर्स्ट हो जाएगा, 90 सबसे ज्यादा है तो वो फर्स्ट हो जाएगा। सेम वे तो मार्केट कैप किस समय कितना है, आज लाखों में मार्केट कैप है इंडियन का कंपनीज का। तो जो भी कंपनी सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली टॉप 100 है वो हमारी लार्ज कैप है। उसके बाद 101 से लेके 250 तक हमारी मिड कैप है। 251 से लेके 500 तक वो जो है वो हमारी स्मॉल कैप है। और 500 से लेके नीचे तक जितनी है वो सारे के सारे हमारी माइक्रो कैप कही जाती है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में चाहे शेयर में, तो आपको होता है लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। तो इसका मतलब क्या है? लार्ज कैप फंड मतलब कंपनियां जो है, जिस म्यूचुअल फंड को आपने लिया है वो केवल टॉप 100 वाली कंपनियों में पैसा लगाएगा। मिड कैप वाला यानी 101 से लेके 250 तक वाले में लगाएगा। स्मॉल कैप वाला कौन? स्मॉल कैप फंड अगर आपको देखते हैं तो वो क्या करेगा, वो जो फंड मैनेजर है जिसको आप पैसे दे रहे हैं वो लगाता है, वो आपका 250 से लेके 500 तक में लगाता है। ठीक है, और मल्टी कैप है तो वो किसी में भी लगा देता है। तो इस तरह से कंपनियों का मार्केट कैप डिफाइन होता है। इसका जानकारी आपको होना चाहिए। किसी भी कंपनी को देख के आपको अंदाजा लगाना है पहले कि ये लार्ज कैप है कि माइक्रो कैप है कि स्मॉल कैप है कि मिड कैप है। इसका कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि अगर छोटी कंपनी है यानी उसका मार्केट कैप कम है तो उसके प्राइस का फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। उसके प्राइस का फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आलू प्याज का दाम, भिंडी का दाम, पालक का दाम बहुत कभी 10 रुपए होता है, कभी 20 रुपए होता है, कभी 25 रुपए होता है, कभी 50 रुपए होता है। क्योंकि छोटा सा प्राइस है, ऊपर नीचे करता है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। सप्लाई कभी कम होगी, कभी डिमांड ज्यादा होगा, कभी डिमांड कम होगी, बहुत तेजी से। आज आप मार्केट जाएंगे, पालक 10 रुपए किलो है, कल 20 होगा, और कल 20 है और आज 10 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज बहुत छोटा है उसका प्राइस, डिमांड सप्लाई इफेक्ट कर देता है। लेकिन अगर आप गोल्ड का प्राइस देखेंगे, वहां पे बड़ा चीज है वो, उसका प्राइस 1% 2% डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे चेंज होता रहता है। आपका ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड आज 60,000 रुपए भर है तो कल वो 1,20,000 हो जाएगा या 30,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करती हैं ऊपर नीचे, और जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं वो ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। अब जब थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करेंगी यानी ऊपर भी थोड़ा जाएंगे, नीचे भी थोड़ा ही जाएंगे, यानी वहां पे रिस्क भी कम होगा और रिवॉर्ड भी कम होगा। जो आपकी स्मॉल कैप कंपनियां होंगी वो ऊपर भी ज्यादा जाएंगी, लेकिन फिर वो नीचे भी ज्यादा जाने के चांस होते हैं। यानी अगर वो एक साल में आपकी डबल हो जाती हैं तो अगले एक साल में फिर आधा या एक चौथाई भी हो सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना होता है। ये आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी के बेसिस पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप किस एज में पहुंच चुके हैं। सपोज आप ऐसी एज में पहुंच गए हैं, अब आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी पेंशन आ रही है, बच्चे की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी, सब अपने अपने जगह से पड़े हैं, 10-20 लाख रुपए एफडी में पड़े हैं, आपने उसको रिस्क में लगा दिया, कोई बात नहीं जी, डबल हो गया तो अच्छा है, आधा हो गया तो अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एक सर्विस क्लास के पर्सन हैं, आपके बेटे को भी आपको पढ़ाना है, बेटी की आपको शादी करना है, और आपके पास 10-20-50 लाख कहीं रखे हुए हैं, तो आप उसे गलती से भी स्मॉल कैप मिड कैप में ना लगाएं। एज एन एजुकेटर मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कि आप कोई बात नहीं जी, हम 10% 12% से ही ग्रो करेगा, लेकिन हम छोटी छोटी कंपनियों में पैसे नहीं लगाएंगे। बिकॉज वो पैसा आज आपको दिख रहा होगा कि IRDA पता चला कि हाँ जी क्या हो रहा है जी, 50% ऊपर, 20 रेलवे स्टॉक, जो जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक 20-20%, 25-25% ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी 20 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, ये जो 50-50% ऊपर जा रहे हैं एक एक महीने में, जब ये नीचे जाते हैं तो जिसके भी पोर्टफोलियो में है वो उसे बेच नहीं पाता है। ध्यान रखिएगा, उसे बेच ही नहीं पाता, बेच ही नहीं पाता। आप चाहोगे, होगा क्या, आज आपकी चीज 100 रुपए की है, कल वो 90 की होगी, आपको लगेगा और खरीद लेता, क्योंकि पहले तो 50-50% ऊपर जा चुका है। 80 की होगी, आप FD तोड़ के भी खरीद लोगे। फिर उसके बाद जब वो 60-70 पे कहीं जाने लगेगी तो आपको थोड़ा सा डर आएगा,
आप बेचने का ऑर्डर डालोगे, पता चलेगा कि लोअर का सर्किट लग गया, बिका ही नहीं। इसलिए इन चीजों से आप दूर रहें। आप तभी वहां पे पैसे लगाएं जब आपको रिस्क लेने की क्षमता हो, आपको लगे हाँ यार जीवन में ये करके देखते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन आई जॉइन गवर्नमेंट जॉब एज ए सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 27 साल का था मैंने जॉब छोड़ा। रिस्क लेने की क्षमता थी, शादी हुई नहीं है, मम्मी पापा अपना है, मैं अगर ट्यूशन भी पढ़ाऊंगा तो कोई बात नहीं, जी लूंगा। तो उस समय रिस्क लेने की क्षमता होती। जब आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, उनको आपको पढ़ाना है, अब आपकी रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आपको ध्यान अपने साथ साथ, अपने एडवेंचर के साथ साथ अपने बच्चों का भी देखना है, अपनी वाइफ का भी देखना है। तो इस तरह से, तो आज अगर कोई मुझे कहे कि नहीं जी आप इस चीज को, इस अर्निंग को छोड़ के थोड़ा रिस्क लो, तो शायद मैं नहीं लूंगा जो मैंने 27 साल की उम्र में लिया था। तो ये मैं आपको केवल एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूं कि आपकी जितनी रिस्क लेने की क्षमता हो उसी हिसाब आपको काम करना चाहिए। कभी भी गूगल पे डाल के व्हाट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ऑफ लास्ट 1 ईयर, और आपने देखा ये फंड 40% कर रहा है, और आप होता क्या है, हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं गूगल पे जाते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर, और जो फंड आपको दिखता है सबसे परफॉर्मिंग बेटर है उसको आप ले लेते हैं। लेकिन आप कभी नहीं समझते हैं कि वो स्मॉल कैप वाला फंड है, वो मिड कैप वाला फंड है, वो उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है पिछले 5 सालों में, लेकिन अगले 5 सालों में क्या होगा अगर आपको देखना है तो अभी जो 5 साल में परफॉर्म कर रहे हैं उससे पिछले 5 साल में जिन्होंने परफॉर्म किया उनको देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मेरा काम एजुकेशन देना है, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। आई होप मार्केट कैप क्या होता है, इसकी क्या रेलेवेंस होती है, आपको क्यों जानना चाहिए, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाता हूँ आज मैं। वो है आपका ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने के पहले आपको दो चीज को समझना है। एक, कि जब भी आप बिजनेस करते हैं, जब भी आप कंपनी चलाते हैं, जब भी कोई दुकान खोलते हैं, उसको चलाने के लिए आपको जो पैसा लगाना होता है उसे कहते हैं कैपिटल। जब भी कोई बिजनेस करेंगे उसमें कुछ पैसा लगाना होता है उसे कहते हैं कैपिटल। कैपिटल दो तरह की होती है। एक जो आप अपने पास से लगाते हैं, आप मतलब जितने भी ओनर्स हैं सब मिलके, अगर 4-5 पार्टनर हैं सब मिलकर लगाएंगे, शेयर होल्डर्स हैं सब मिलकर लगाएंगे, जो ओनर्स पैसा लगाते हैं उसे हम कहते हैं इक्विटी। और फिर भी पैसा कम पड़े, फिर भी पैसा कम पड़े तो मार्केट से लोन लेते हैं, उसे कहते हैं बोरोइंग्स या डेट। मैंने शुरू में ही कहा था, मैं आपको ले मैन की लैंग्वेज में समझाऊंगा। सपोज एक पप्पू पान वाला है, उसे एक पान की दुकान खोलनी है। अब पान की दुकान खोलने के लिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख में से उसने अपना जितने भी पार्टनर्स हैं या जिन लोगों ने मिलकर बिजनेस खोला है, 7 लाख रुपए का इकट्ठा हो गया। अब फिर उन्हें पैसा चाहिए तो या बैंक से लोन लेंगे या किसी पर्सन से लोन लेंगे। तो जो 7 लाख रुपए अपना इकट्ठा हुआ उसे कहते हैं इक्विटी, और जो लोन ले लिया उसे कहते हैं डेट। इस इक्विटी और डेट को कंबाइन कर दें तो इसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ओनर्स ने अपना पैसा लगाया उसे कहते हैं इक्विटी, और जो पैसा मार्केट से लोन ले लिया उसे कहते हैं डेट या बोरोइंग। इक्विटी और डेट को आपस में जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये 10 लाख रुपए लगा के पप्पू पान वाले ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। साल भर में इस 10 लाख रुपए पे जो कमाया उसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपकी क्लास 12th की पढ़ाए हुए फॉर्मूले पे नहीं जा रहा, जो आप लोग पढ़ाते हैं बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स वो सब आप देखिए। मैं तो आपको लेमैन के लैंग्वेज में बता रहा हूं कि मैं उन फॉर्मूले पे की बात नहीं कर रहा, सिंपली कि 10 लाख लगाया और कितना कमाया, जो कमाया उसको डिवाइड कर दो जो लगाया था, वो आ गया आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर पप्पू पान वाले का बिजनेस साल भर में 15% कमाता है तो वो हो गया उसका ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उस बिजनेस में आप पैसा लगाएं और आप सोचें कि मैं इस बिजनेस में पैसा लगा के साल भर में 30% कमाऊंगा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। हम देखते हैं रिलायंस अपनी कंपनी से 12% का ROCE करती है, TCS अपने कंपनी से 40% का ROCE करती है, लेकिन इन कंपनियों में हम पैसा लगा के सोचते हैं कि हम तो 100% का अपना पैसा डबल कर लेंगे एक साल में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ। नो डाउट
डबल होता है, लेकिन वो कंपनी की ग्रोथ की वजह से नहीं होता, वो शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। कभी कोरोना आया हुआ है, सब कुछ नीचे है, आपने पैसा लगा दिया, अचानक ऊपर हो गया, आपने वो, कभी कहते हैं ना, वही जुआ है, वही सट्टा है, वही स्पेकुलेशन है। और जिसको एक एजुकेटर आपको कहता है उसके चक्कर में ना पड़े। आपको तो, अगर आपको टीसीएस समझ में आती है, अगर आपको रिलायंस समझ में आता है, अगर आपको एशियन पेंट समझ में आता है, अगर आपको बजाज फाइनेंस समझ में आता है, जो भी कंपनी XYZ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई भी समझ में आता है, तो उसमें आप 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर खरीदते जाएं, खरीदते जाएं, खरीदते जाएं, खरीदते जाएं। कभी कोरोना का टाइम आएगा तब खरीदेंगे, कभी अच्छा टाइम आएगा तब खरीदेंगे, कभी खराब टाइम आएगा तब खरीदेंगे। होता क्या है, 10-20 साल अगर आप खरीदते रहते हैं, तो आपके पास एक अच्छी एसेट क्रिएट हो जाती है। और ये एसेट जो आपको ग्रोथ देती है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, वो आरओसी के लगभग लगभग आसपास ही होता है, 2-4% ऊपर नीचे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कौन सी बाइंग किस रेट पे हो गई, उसी पे होता है। उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। यानी क्योंकि आप भी उस कंपनी के मालिक हैं, अब कंपनी जब कमा रही है 12%, 15%, आपने उस कंपनी में लगाया, तो आप भी 15-16% के आसपास कमा लेते हैं। दैट इज द रियल कंसेप्ट। अब लोग सोचते हैं, बिना कुछ, ये कुछ टिप आ जाता है टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नो डाउट, जिन कंपनियों को लोग दिखाते हैं कि देखो मैंने आज आपको ये बताया था, ये इस दिन के बाद इतना हो गया, उन कंपनियों में आपको कैसे पता चलेगा कि आज ये चलने वाला है? ये सब दुनिया के मिथ हैं। वो उसी तरह है, लॉटरी लग गई तो ठीक है, और नहीं लगी तो ठीक है, तो उनके चक्कर में ना पड़े। अच्छे बिजनेस को ढूंढें और उसमें अपना पैसा लगाएं, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे डायरेक्ट शेयर के थ्रू। वो आपके ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या नॉलेज है। उसको हम सब कुछ डिस्कस करेंगे अगले 7 दिनों में, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन कंसेप्चुअली आपका शेयर मार्केट में कितना पैसा बनता है, वो मैंने आपको बताया कि जिस कंपनी में आप पैसा बना लगा रहे हैं, उसका आरओसी कितना है, वो आपको देखना है। वो आपको बहुत कुछ आइडिया दे देता है। एक चीज ध्यान रखना, जिस कंपनी का आरओसी अच्छा होता है उसे हम अच्छा मानते हैं, और जिस कंपनी का आरओसी खराब होता है उस कंपनी को हम खराब मानते हैं। यानी आपको अच्छी आरओसी वाली कंपनियां ढूंढनी है, जितनी भी हैं, और उनका एक, मैं केवल आरओसी देख कर नहीं, ये मैं आपको कुछ फैक्टर बता रहा हूँ। ये आप लोग सारे के सारे टीचर हैं, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अपने क्लास में हेड बॉय बनाते हैं, तो हेड बॉय बनाते समय देखते हैं कि उसके हाइट अच्छी हो, वो प्लीजिंग पर्सनालिटी हो, एजुकेशन में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, पेरेंट्स कोऑपरेटिव हो। इस तरह के 25-30-40 पैरामीटर्स फिक्स करते हैं, और उस पैरामीटर्स में जो सबसे ज्यादा जहां मिक्स का होता है, उस बच्चे को, मैक्सिमम वाले को आप अपना हेड बॉय बना देते हैं। ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि सारे पैरामीटर आप ढूंढेंगे तो हेड बॉय ही नहीं बनेगा स्कूल में, बन ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है, तो कुछ पैरामीटर पे आपको कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो सेम वे, जब आप शेयर सेलेक्ट करते हैं, या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, या इन्वेस्टमेंट के कोई भी एसेट सेलेक्ट करते हैं, तो आप कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के पॉइंटर्स देते हैं कि हाँ ये पॉइंटर्स होंगे, और इन पॉइंटर्स के बेसिस पे मुझे को एक शेयर सेलेक्ट करना है। कुछ पॉइंटर्स, ठीक है, किसी को ज्यादा वेटेज। और एग्जांपल देखना है, तो ये जस्ट आप अपनी बेटी की शादी के लिए एक दूल्हा सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आप बहुत सारे देखते हैं, आप उसकी एजुकेशन देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं, उसका हेल्थ देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं, उसके मम्मी पापा को देखते हैं, फूफा फूफा को देखते हैं, भाई बहन को देखते हैं, घर द्वार देखते हैं, खेत बाड़ी देखते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे फिर आप ये कहते हैं हाँ जी, ये मेरी बहन के लिए या मेरी बेटी के लिए सही दूल्हा है। तो सेम वे, एक शेयर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज देखी जाती है। किसी एक चीज को देख के आप नहीं कह सकते कि ये अच्छा शेयर है या खराब शेयर है। नो डाउट, कुछ कुछ पॉइंटर्स पे, जैसे आप लड़का सेलेक्ट करते समय देखते हैं कि अगर कोई लड़का एक गवर्नमेंट जॉब में आ गया और उसके पास खेत कम भी है, तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ कहीं 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 कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। तो मैं आपको केवल उन फैक्टर्स की बात करूंगा। अब उस फैक्टर्स को कैसे पॉइंटर्स देने हैं, वो हम अगले सेशंस में सीखेंगे। तो आरओसी क्या होता है, आई होप मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आफ्टर आरओसी, द कंसेप्ट इज आरओई। अब ये आरओई क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। आरओई का मतलब, देखिए मैंने आपका कहा था पप्पू पान वाले को 10 लाख की जरूरत है। अब वो 10 लाख रुपए में से, 10 लाख रुपए में मान लो लगा देता है, और साल भर में वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। 1.5 लाख रुपए कमाता है, इसका मतलब हो गया कि 15% का उसका आरओसी है। लेकिन जैसे वो 1.5 लाख रुपए कमाएगा, 1,50,000 इज द अर्निंग ऑफ पप्पू पान वाला,
उसे सबसे पहले जो 3 लाख रुपए उसने लोन लिया है उस लोन पे इंटरेस्ट देना है। सपोज 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसने 3 लाख पे 30,000 दे दिया तो बचे कितने? 1,20,000, क्योंकि अर्निंग उसकी थी 1,50,000। 1,50,000 में से 30,000 उसने दे दिया, अब बच गए 1,20,000। ये 1,20,000 किसके बचे हैं? ओनर्स के, जिन्होंने 7 लाख रुपए लगाए थे उनको। अब तो उन्हीं को देना है, अब किसी और को नहीं देना। तो अगर इस 1,20,000 को 7 लाख से डिवाइड कर दें तो पता चलेगा ROE क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी जो आपकी अर्निंग है उस अर्निंग में से इंटरेस्ट को माइनस कर दें, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय आपकी जो कैपिटल थी, वो वाली कैपिटल जो ओनर ने लगाया था, उससे डिवाइड करें तो ROE बताता है। तो ROE भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ये बताने का कि कंपनी अच्छी है या खराब है। तो आपको ज्यादा ROE वाली कंपनियां ढूंढनी है जिनकी ROE अच्छी है, क्योंकि कंपनी कमाएगी तभी आप कमा पाएंगे। जिस कंपनी का ROE 1%, 2% या नेगेटिव में हो, उनमें आपका पैसे नहीं बनते, वो केवल छलावा होते हैं, उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो ROC एंड ROE बहुत अच्छे पैरामीटर्स है अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करने का। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर हम ROC देखें या ROE देखें? दोनों ही देखते हैं, अलग अलग लोग हैं। जैसे उसी ये फिर वही है कि क्या हम लड़के लड़के के खेत बाड़ी देखें या लड़के की नौकरी देखें? तो दोनों ही देखा जाता है। और अगर लेकिन दोनों अगर में से एक कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा लड़के की नौकरी देखो, खेत बाड़ी तो बना देगा। तो सेम वे अगर ROC और ROE दोनों फैक्टर है तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ROE है, नॉट ROCE। तो अगर कोशिश करें कि ROE को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, उसको देखें। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कितना ROE को हम अच्छा ROE कहते हैं? जब आपने बता दिया ROE देखना है, लेकिन कौन सा, कितने ROE को हम कहेंगे कि अच्छा ROE है? तो जानिए कि अगर किसी कंपनी का ROE 15% से ऊपर है तो कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के ऊपर है। होता क्या है इकोनॉमी में, हमारी इंडिया की इकोनॉमी 6-7% से ग्रो कर रही है। अगर आपको पता हो, आपने GDP का एवरेज ले लेंगे पिछले 10 सालों का, तो करीब 7%, 7.5% का आपका ग्रोथ आएगा GDP का। मैं रियल GDP की बात कर रहा हूँ। और लगभग 5-6% हमारे इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन है। तो 7% मैं GDP ले लेता हूं और 5% मैं आपका इन्फ्लेशन ले लेता हूं, तो 7-5-12% होता है। 12-12.25% से नॉमिनल 12-12.25% के नॉमिनल रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। रियल रेट क्या है? 6-7%, लेकिन मैं उसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ देता हूं तो 12-12.5% का होता है। तो जनरली अगर मैं पूरी इंडिया की इकोनॉमी जो है 12% ग्रो कर रही है, 12% सब पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी एवरेज लोगों की अर्निंग, एवरेज कंपनियों की अर्निंग, एवरेज इंडिया की अर्निंग 12% है। अब एवरेज अगर 12% है तो कुछ लोग 12 के ऊपर होंगे, कुछ लोग 12 के नीचे होंगे, तभी एवरेज 12 आएगा। 12 के नीचे वालों को आपको अवॉइड करना है, 12 के नीचे ऊपर वालों को आपको पकड़ना है। तो 12 के ऊपर क्या होगा? 13, 14, 15, 16, 17। तो 15% का अगर आप ROE लेके चलते हैं और 15% के ROE वालों को लेते हैं तो आपके पास अच्छी कंपनीज आती हैं जनरली। ठीक है, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर मच मोर फैक्टर्स विच नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर saying this share is good or this share is bad. I am moving to another factor. What is that factor? Now, ROC ROE देखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है डेट। डेट मतलब लोन, कंपनी के ऊपर लोन कितना है। ये उसी तरह है, आप, मैं फिर बार बार एग्जांपल, मैंने कहा मैं लेमैन के लैंग्वेज एग्जांपल दूंगा। आप अगर अपनी बेटी की शादी किसी के घर में कर रहे हैं, आप अपनी बहन की शादी किसी के घर में कर रहे हैं और वो कर्ज तरह दबा हुआ है, कर्ज तले दबा हुआ है, तो आप सोचेंगे उस घर में हम ना करें। अब यहाँ पे कुछ कॉमर्स के टीचर्स होंगे, वो कहेंगे सर हम तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ाते हैं और वहां कहा जाता है कि जी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में अगर हमने लोन को यूज किया और ऐसे यूज किया कि उसका रिटर्न जो है इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न से ज्यादा है तो वो लोन अच्छा है। नो डाउट होता है, वो बड़ा एनालिसिस है। उसी तरह है कि जब आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं और उसने लोन लिया है और लोन लेके बड़ी सी फैक्ट्री बना दी है, कमा रहा है, लेकिन वहां पे एक है कि क्या वो फैक्ट्री चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्या होगा? क्यों पंगा ले यार, बिना लोन वाले लड़के से शादी करते ज्यादा अच्छा है। आप भी ऐसे ही करते हैं,
ठीक है, तो सेम वे कोशिश करना चाहिए कि जिस कंपनी के ऊपर लोन है और ज्यादा लोन है उसे आप अवॉइड करें, उसके चक्कर में ना पड़े, कल को क्या होगा पता नहीं, कोशिश यही करना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, आप नीचे, चाहे आप कॉमर्स के हैं नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपली आपको यहाँ जाना है, नीचे बैलेंस शीट दिखाई देगी आपको, बैलेंस शीट समझ में आती है नहीं आती उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बोरोइंग, ये बोरोइंग को देखना है। ऐसी कंपनी जिसकी बोरोइंग ज्यादा है, जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज ये कौन सी कंपनी है, मैंने खोला है, ये है टाइटन, टाइटन में बोरोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो क्या हमें इसको अवॉइड करना चाहिए? अगर मैं इस फैक्टर, मैंने कहा कि ज्यादा फैक्टर्स, इस फैक्टर्स को देखूं तो नो डाउट, एक तो बोरोइंग ज्यादा है, दूसरा ये बढ़ भी रही है, देखो 113, 14, 2000, 3000, 5000, 7000, 9000, 14000। अगर मैं एक और कंपनी ले लूं, मान लो मैं लेता हूं एशियन पेंट, ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल लेके सिंपल आपको दिखाने के लिए, जानने के लिए, इसके लिए कोई कॉमर्स की नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपल, क्या ये बोरोइंग तेजी से बढ़ रही है? हाँ जी बढ़ रही है। तो बोरोइंग अगर ज्यादा है और बढ़ रही है तो ऐसी कंपनियों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं देख लेता हूँ, मान लो लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखता हूँ जी यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बोरोइंग क्या हो रहा है, हाँ जी यहाँ पे भी बोरोइंग जो है 1014, 1000 के आसपास की बोरोइंग है, जो पहले पास से तो काफी बढ़ गई है, लेकिन अब यहाँ पे ज्यादा या कम किसे कहते हैं समझने की जरूरत है। अगर मेरा नेटवर्थ 200 करोड़ है और मेरे पास 5 लाख का कहीं का लोन है क्रेडिट कार्ड का, तो वो लोन किसी काम का नहीं है, वो ठीक है, वो ना के बराबर है, वो लोन कुछ नहीं है भाई, अगले साइकिल आएगी मैं पे कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी वर्थ 10 लाख की है और मेरे ऊपर 1 लाख का या 2 लाख का लोन है, तो उस लोन को बड़ा लोन माना जाता है, एज कंपेयर टू 200 करोड़ की नेटवर्थ वाले के ऊपर 5 लाख का भी लोन हो तो उसे हम बहुत छोटा लोन मानते हैं। तो लोन जो है या बोरोइंग जो है वो एक कंपेरेटिव फिगर है, उसको हम देखते हैं एक रेशियो से, उसे कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको हम देखते हैं एक रेशियो से जिसे कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो इस कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 0.03 है, यानी आपका 3% के आसपास लोन है। तो ऐसी कंपनियां जिसके ऊपर 1%, 2%, 3%, 4% लोन है, डेट अपॉन इक्विटी, जितना भी डेट है उसको इक्विटी से डिवाइड कर दिया। मैंने आपको बताया था डेट मतलब वो पैसा जो हमने मार्केट से लिया, इक्विटी मतलब वो पैसा जो मालिक का अपना लगा हुआ है कंपनी में, तो डेट अपॉन इक्विटी कर दिया, तो 3% लोन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यही एक कंपनी मान लीजिए, अगर कोई कहे कि हाँ जी टाटा मोटर्स, अब यहाँ पे डेट रेशियो क्या है, तो ये भाई 2.38 है, यानी इक्विटी का भी 2 गुना है, 2 गुना है। अब मैं नहीं कह रहा टाटा मोटर खराब है, लेकिन ये उसी तरह है, लोन है, अच्छा भी निकल सकता है, उस लोन से टाटा जी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा निकल जाएगा, और हो सकता है कल को खराब भी निकल जाए, यानी यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। तो अगर आप उस रिस्क को लेना चाहते हैं, मैंने शुरू में बताया, तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप शांति से बैठना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, आप टेंशन नहीं लेना चाहते, तो आपको ऐसी कंपनी देखनी है जहां पे 0.01, 0.02 पॉइंट, मतलब 10%, 12% से ऊपर कंपनी के ऊपर लोन हो तो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। जहां पे भी कंपनी के ऊपर 50%, 60%, 80%, 90%, 200, जैसे अब यहाँ पे टू हंड्रेड एंड 200, 200 कितना हो गया ये आपका, 238, 238% का लोन हो गया, यानी अगर इसके 10 लाख की कैपिटल है तो इसके ऊपर हो गया 20 और 3, 23, 23,80,000 का लोन हो गया। तो इस तरह से उस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट इनिशियल फेज में, जब तक आपको नॉलेज ना हो, जब तक आपको ये एनालिसिस करना ना आता हो कि इस कंपनी ने उस लोन को लेके क्या किया, कहाँ लगाया है, क्या करती है। अगर ये सब एनालिसिस नहीं आती आपको तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो का तरीका है, देखिए यहाँ पे ये कंपनी का डेट है 1,27,886, और इक्विटी किसे कहते हैं, ये इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से आपको दिख रहा होगा, और रिजर्व, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसे हम कहते हैं इक्विटी, यानी ओनर का पैसा। इस कंपनी में ओनर ने करीब करीब 53,000 करोड़ लगाए हैं, और इस कंपनी के ऊपर 1,27,000 करोड़ का लोन है। इसका मतलब ओनर के पैसे से के 2 गुना से भी ज्यादा कंपनी के ऊपर लोन है। तो ऐसी कंपनियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एशियन पेंट दिखाया था,
और मैंने कहा था लोन के बारे में, तो मैं उसको दिखाता हूं दोबारा। अब उसको देखेंगे एशियन पेंट को, तो कंपनी के ऊपर जो ओनर का पैसा लगा है वो है 16,000 करोड़। देखिए ध्यान से, 16,000 करोड़ के आसपास ओनर का पैसा लगा है, और कंपनी के ऊपर 2,000 करोड़ का लोन है। तो यानी कंपेरेटिवली देखेंगे तो बहुत कम है, यानी कुछ 7-8%, 8%, 10% का लोन है। तो नो डाउट लोन पहले पास्ट में बढ़ा है, लेकिन फिर भी ये लोन 10% के आसपास है, यानी ये ना के बराबर है। तो इसको हम बेटर मानेंगे एज कंपेयर टू टाटा मोटर्स। हम इसको मोर स्टेबल मानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा मोटर्स कम चलेगा और एशियन पेंट ज्यादा चलेगा, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। मैं आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूं कि हो सकता है टाटा मोटर ज्यादा चले, लेकिन वहां पे रिस्क भी ज्यादा है। हो सकता है एशियन पेंट कम चले, लेकिन वहां पे रिस्क भी कम है। तो अब आपको देखना है कि कितना रिस्क आप लेने को तैयार हैं। मेरा एज एन एजुकेटर ये बताना है आपको कि जिन कंपनियों पे लोन ज्यादा होता है वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। अब रिस्क आप लेने को तैयार हैं तो आपको देखना है, अदरवाइज उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ये जो मैंने लोन का रूल बताया, जो भी, कि भाई जिस कंपनी में ज्यादा लोन है उसे आपको अवॉइड करना है, और जिस कंपनी में कम लोन है उसे आपको इन्वेस्ट करना है, उसे आपको देखना है। ये रूल बैंकों के लिए लागू नहीं होता। रिपीट कर रहा हूं, ये रूल नॉर्मल कंपनियों के लिए, नॉर्मल कंपनी मतलब जो ट्रेडिंग फॉर्म्स, अगर आप लोग कॉमर्स के टीचर है तो आप लोग एक फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी पढ़ाते होंगे कैश फ्लो में कहीं, लेकिन मैं नॉर्मल, आप ये जान लो, एक होते हैं बैंक और एक होता है डाबर, वीआईपी, बाटा जैसी कंपनियां। तो अगर आप डाबर, वीआईपी, बाटा जैसी कंपनियां हैं, एचयूएल जैसी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां हैं, यहां पर देखेंगे तो आपको देखना है लोन कम है तो वो अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई बैंक देख रहे हैं, अगर एचडीएफसी बैंक देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक देख रहे हैं, एक्सिस बैंक देख रहे हैं, तो वहां पे आपको ये रूल बिल्कुल नहीं देखना है लोन वाला जो मैंने आपको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप इस आईसीआईसीआई बैंक को देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो 6.53 है, और अगर आप इसके लोन को देखेंगे नीचे जाके तो लोन लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी इस रूल के बेसिस पे कि लोन अगर बढ़ रहा हो, देखिए 10 साल का फिगर देखिए, 4 लाख था, 5 लाख था, 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 12 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, लोन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बेसिस पे अगर आप बैंक को देखेंगे तो आप खरीद नहीं पाएंगे। बैंक के लिए ये रूल लागू नहीं होता। बैंक के केस में, जैसे बाटा के केस में उसके जूते इन्वेंट्री होते हैं, वीआईपी के केस में उसके सूटकेस इन्वेंट्री होते हैं, डाबर के केस में डाबर च्यवनप्राश इन्वेंट्री है, उसी तरह बैंकों के लिए जो बोरोइंग्स होती है वो उनकी इन्वेंट्री है, वो उनकी एक तरह से इन्वेंट्री है। बैंकों की बोरोइंग तब बढ़ती है जब लोग उसमें जाके एफडीज करते हैं, लोग उसको ज्यादा पैसे देते हैं, चाहे वो लोगों से ले रही हो, चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रही हो, क्योंकि जब वो लोन लेगी तभी वो आगे कहीं लोन देगी। जब वो लोन लेगी तभी वो आगे लोन देगी। तो अगर वो लोन लेगी ही नहीं तो आगे लोन कैसे देगी? इसलिए वहां पे लोन बढ़ रहा है, इसका मतलब लोगों का फेथ बढ़ रहा है, लोग अपनी सारी एफडी उसी बैंक में कर रहे हैं। अगर बैंक में लोन बढ़ रहा है इसका मतलब लोगों का बैंकों के ऊपर फेथ बढ़ रहा है, लोग अपनी सारी एफडी उस बैंकों में कर रहे हैं, और वो बैंक जिससे भी पैसा मांगने जाता है वो तुरंत उसे दे देता है, इसलिए उसकी लोन बुक बढ़ रही है, और तभी वो उसे आगे एडवांस देगा। और जब 10% पे लेके 12% पे देगा, यही बैंकों का प्रॉफिट होता है। तो बैंक के केस में अगर लोन बढ़ रहा है तो बैंक अच्छा है, बट नॉन बैंक के केस में अगर लोन बढ़ रहा है तो वो कंपनी खराब है। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप मैंने आपको 3 चीजें जो बताई, एक कि मार्केट कैप क्या होता है, दूसरा आरओसी आरओई क्या होता है, और तीसरा कि लोन बुक क्या होती है और उसे आपको कैसे देखना चाहिए, ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं चौथे फैक्टर पे जा रहा हूं, जो कभी भी आपको किसी कंपनी के एनालिसिस करनी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ग्रोथ। ग्रोथ, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक होता है जो ये बताता है कि कंपनी ने साल भर में कितने का माल बेचा,
सिंपल रेवेन्यू लिखा है आपका, या चलिए मैं दिखा देता हूँ। मान लो एशियन पेंट कंपनी पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे सेल्स वर्ल्ड लिखा होगा, यानी जितनी भी सर्विस कंपनी होंगी वहां पे रेवेन्यू वर्ल्ड लिखा होगा, और जितनी भी आपके गुड्स कंपनी होंगी वहां पे सेल्स वर्ल्ड लिखा होगा। ये सेल्स कैसे बढ़ रहा है देखिए, 9,000 से 10,000, 10,000 से 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 19,000, 20,000, 21,000। अगर सेल्स तेजी से बढ़ रहा है 10 सालों से, तो समझ लीजिए कंपनी अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। और अगर सेल्स नहीं बढ़ रहा तो कंपनी अच्छी कंपनी नहीं है, उस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी कंपनी जिसका सेल्स बढ़ रहा है, यार रेवेन्यू, अगर यहाँ पे सेल्स की जगह रेवेन्यू भी हो सकता है, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या सर्विस कंपनी है, तो वहां पे सेल्स वर्ड नहीं लिखा होगा, वहां पे रेवेन्यू वर्ड लिखा होगा। और अगर ये रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसे हम अच्छा कहेंगे। और रेवेन्यू कभी 9 से 12 हुआ, 12 से फिर 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से फिर 2 हो गया, तो ऐसी कंपनियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कंपनी जिसके रेवेन्यू में ग्रोथ हो और वो कंसिस्टेंसी हो। अगर आप देखेंगे तो 9 से 10, 10 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 19, ये एक कंसिस्टेंसी के साथ ये बढ़ रहा है। अगर मैं आपको HDFC बैंक जैसा कंपनी दिखाऊं, तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगी इनकी ग्रोथ में। 28,000, 35,000, 42,000, 50,000, 63,000, 53,000, 85,000, 1 लाख, मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ ये कंपनी आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर मैं आपको सपोज मैं दिखा देता हूँ अच्छी कंपनियों के, अगर आप नाम लें तो मैं आपको बजाज फाइनेंस दिखाता हूँ। अगर आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको एक 5,000, 7,000, 9,000, 12,000, 18,000, 26,000, 31,000, तो एक कंसिस्टेंसी के साथ ये आगे बढ़ रही है। तो अगर किसी कंपनी की जो रेवेन्यू है या सेल्स है एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसे हम अच्छा कहते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी 5,000 है, फिर 15,000 होगा, फिर 10,000 हो गया, फिर 8,000 हो गया, किसी साल 25,000 हो गया, किसी साल बढ़ा ही नहीं, तो ऐसी कंपनियों में पक्का कहीं ना कहीं कुछ विंडो ड्रेसिंग है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए। कंपनियां देखिए, पहली बात सेल्स बढ़े और उसमें एक कंसिस्टेंसी हो बढ़ने की। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके। और जब आप सेल्स देखते हैं तो साथ में दो चीजें और देखनी है आपको। कैसे देखना है, ये सिंपल है। आपके कॉलोनी में एक आलू बेचने वाला आता है रेडी पे, आज वो 10 किलो आलू बेचता है, 1 महीने बाद वो 12 किलो बेचता है, 1 महीने बाद 15 किलो बेचता है, 1 महीने बाद 18 किलो बेचता है, 1 महीने बाद 25 किलो बेचता है, ऐसे उसका सेल्स बढ़ती जा रही है, वो ग्रो कर जाए। लेकिन आज वो 10 किलो बेचता है, कल वो 25 किलो बेचता है, फिर अगले दिन वो 15 ही किलो बेच पाता है, फिर उसके 1 महीने बाद वो 5 6 किलो बेच पाता है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो अभी वो अभी अभी वो अभी ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसीलिए आपको ऐसी कंपनी देखनी है जिसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़े। वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ में एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे, जैसे आपको यहां दिख रहा हो। साथ में इस रेवेन्यू के साथ साथ इसका प्रॉफिट भी उसी उसी कोऑर्डिनेशन में, जैसे देखिए 5,000 से 7,000, 9,000, 12,000, 18,000 हुआ, यहां पे देखिए 800, 1200, 1800, 2400, 4,000, 5,000, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कुछ हुआ होगा इस साल जो थोड़ा सा घटा है, मे भी कोरोना की वजह से ये होगा। 7,000, इस तरह से अगर बढ़ती है, जैसे मैं आपको और कोई कंपनी मान लो ICICI बैंक दिखाता हूँ। अब आपको इसके रेवेन्यू और मैं आपको इसका दिखाता हूँ क्या होता है। सपोज ये देखिए 37,000, 44,000, 49,000, 55,000, 59,000, 60,000, 62,000, 71,000, इस तरह से। और यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 7,000, 10,000, 11,000, 12,000, 10, अब 10,000, 11,000, 9,000। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, जब अगर आपको पता है चंद्रा कोचर वाला केस हुआ था, तो यहाँ पे इनके प्रॉफिट में गड़बड़ हो गया था, फिर 11,000, 20,000, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपको सेल्स बढ़े, उसी उसी कोरिलेशन में प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ बढ़ता रहे और वहां पे एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहे हैं, ऊपर नीचे, या सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, ये उसी तरह होगा कि आलू बेचने वाला आलू तो बेच रहा है, 10 रुपए किलो लाता है, 8 रुपए किलो बेच देता है, या 10 ही बेचता है, तो उसकी सेल्स तो बढ़ जाएगी लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, तो कंपनी बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, कंपनी को बहुत प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, और उसमें लगाया हुआ पैसा आपका कभी ग्रो नहीं करेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने सेल्स में ग्रोथ देखा,
आपने प्रॉफिट में ग्रोथ देखा, लेकिन कहीं आपका आलू वाला 10 रुपए किलो आलू लाके 12 रुपए किलो बेचता है, एज कंपेयर टू कि बाकी सब लोग 15 रुपए किलो बेचते हैं, वो 12 ही बेचता है, तो उसकी सेल्स भी ज्यादा होगी, उसका प्रॉफिट भी ठीक ठाक होगा, लेकिन लोगों से कहता है भाई जब पैसा होगा तो दे देना, यानी कैश में कन्वर्ट नहीं होता। क्या उसका प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, और साथ में जो प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मैं दिखाता हूं आपको। उसको कैसे देखते हैं, ये देखिए, मैं सपोज आपको दिखा देता हूँ एक कंपनी, अगेन मैं एशियन पेंट पे जाता हूँ केवल एग्जांपल के लिए, नो रिकमेंडेशन, मैं कोई अथोराइज ब्रोकर नहीं हूं तो इसलिए मैं कुछ दे नहीं सकता, मैं केवल आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझना है। देखिए 9,000, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, इस तरह से आपका सेल्स बढ़ रही है। उसी तरह से 1,000, 1,100, 1,200, 1,400, 1,800, 2,000, 2,000, 2,200, 2,700, ये आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और साथ में इसी के आसपास आपका देखिए 7,000, 11,000, 14,000, 11, 22,000, 25,000, 15,000, कितने हो गए, 3,000, आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जो बिजनेस करके डे टू डे बिजनेस से पैसा आ रहा है, उसे कहते हैं कैश। कितना आ रहा है बिजनेस में, वो भी आपका ग्रो करे तो ही आपका बिजनेस अच्छा है। अगर आपके सेल्स नहीं बढ़ रही तो खराब, सेल्स बढ़ भी रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा तो खराब, और अगर प्रॉफिट भी हो रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो भी आपका बिजनेस किसी काम का नहीं है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि बिजनेस में 3 तरह से पैसे आते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया कि सपोज मैं एक स्कूल चलाता हूं, आज स्कूल की बस बेच दी, कल मैंने स्कूल की लैंड बेच दी, परसों मैंने स्कूल का कोई एफडी था वो तोड़वा दिया, उस तरह से अगर पैसा आया तो उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आया, वो किसी काम का नहीं है, वो आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। अगर आज मैंने कहीं से लोन वोन ले लिया, कुछ कर दिया, उससे पैसा आया, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आया, वो भी आप लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। लंबे समय तक अगर आपको काम करना है, सरवाइव करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आना चाहिए। तो आपको देखना है किस सीक्वेंस से आपका सेल्स ग्रो कर रहा है, किस सीक्वेंस से आपका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, क्या उसी सीक्वेंस से आपका कैश फ्लो ग्रो कर रहा है कि नहीं, और वो भी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगर कर रहा है तो बिजनेस अच्छा है। एक मैं आपको रूल ऑफ थंब बता देता हूं यहां पे, आ, वो ये कहता है कि अगर किसी कंपनी का सेल्स 10 सालों में 3 गुना हो गया है, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 10 सालों में 3 गुना हो गया है, अगर किसी कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10 सालों में 3 गुना हो गया है, यानी 3 टाइम्स इन 10 ईयर हो गया है, तो कंपनी को हम अच्छा मानते हैं। अब कोई 4 टाइम हो गया तो और अच्छा है, 5 टाइम हो गया तो बहुत अच्छा है। तो मतलब कम से कम 3 टाइम तो होना चाहिए। अगर 3 टाइम नहीं हुआ है 10 सालों में, 2 गुना ही हुआ है, तो कोई फायदा नहीं। ये वैसे ही होगा जैसे आपके एफडी का ग्रोथ है, आपकी एफडी भी 10 साल में 2 गुना तो हो जाती है, तो फिर हम कंपनी में पैसा क्यों लगाएं? जब कंपनी की सेल्स ही 2 गुना नहीं हुई, प्रॉफिट ही 2 गुना नहीं हुआ, तो आपके पैसे भी वहां पे 2 गुना नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ और कैश फ्लो की ग्रोथ को देखें, तो कम से कम वो पिछले 10 सालों में देखें, विजुअलाइज करें कि वो क्या 3 टाइम्स हुई है कि नहीं हुई है। ये एक एक कहते हैं एक रूल ऑफ थंब है। मैं नहीं कह रहा कि केवल यही देखना है, मैं अगेन बार बार कह रहा हूं, दीज आर द फैक्टर्स बट दीज आर नॉट द ओनली फैक्टर्स। देयर विल बी लॉट ऑफ फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग को समझ लेंगे, जान लेंगे, और फिर कहते हैं ना, सोच के समझ के तब इन्वेस्ट करेंगे, तो आप लाइफ में खुश रहेंगे। अदरवाइज या तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे शेयर मार्केट में, और या तो आप गलत इन्वेस्ट करेंगे। दोनों चीज से बचना है, गलत तो करना ही नहीं, और नहीं करने से भी नहीं काम चलने वाला है। आपको इक्विटी का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोजर है, जो इसको लेगा वो आगे ग्रो कर जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको समझना है। मैंने अपने लाइफ में 20 साल इसको यूज किया है। मैंने देखा है कि इक्विटी के एक्सपोजर को जिसने अपने पोर्टफोलियो में ले लिया, जिसने इसकी बेनिफिट को लिया, वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर्स आगे निकल जाता है।
क्योंकि अर्न करके आप सब के सब लगभग बराबर सैलरी आती होगी, 10-5 हजार ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी आप में से कोई लोग ऊपर कोई लोग नीचे रहते हैं। उसका दो ही कारण है, एक कि आपके एक्सपेंडिचर हैबिट्स क्या हैं, और दूसरा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसी है, किसकी कैसी इन्वेस्टिंग जर्नी है, उसी के बेसिस पे ही आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तो मैंने आपको मार्केट कैप बताया, मैंने आपको आरओसी आरओई बताया, मैंने आपको डेट के बारे में बताया, और मैंने आपको रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और कैश फ्लो ग्रोथ बताया। अब एक और फैक्टर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग, किसके पास कितने शेयर्स हैं। अगर आप इस ध्यान को इसको देखोगे, इस कंपनी के 52% शेयर आसपास प्रमोटर के पास है, 20% के आसपास आपके एफआईआई के पास है, 7% डीआई के पास है, और करीब 20% के आसपास पब्लिक के पास है। चलिए मैं एक और कंपनी लेता हूं, सपोज मैं आपका लेता हूं मे बी HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलिए इसको देखते हैं जरा, इसमें किसके पास कितने शेयर हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे करीब 61% के आसपास प्रमोटर के हमें पास है, बोला और हो रहा है कि येलो कलर की भगवे रंग की साड़ी, अब कहाँ से साड़ी खरीदने जाऊं, मेरे पास जो है वो पा जाएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ वही शेयर है। 61% के आसपास किसके पास है, वो है प्रमोटर के पास, 15% के आसपास एफआईआई के पास, 11% आपके डीआईएस के पास, और 12% के आसपास पब्लिक के पास। तो ये आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो पिछले 2 साल में दिख रही है कि किसने कहाँ बढ़ा कहाँ घटा, थोड़ा थोड़ा। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसी कंपनी जिसकी शेयर 50%, 60%, 70% पब्लिक के पास होने लगे, ऐसी कंपनियां बहुत खतरनाक होती हैं। ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी कंपनी जिसकी पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाए, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनी जिसकी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो रही हो, यानी पहले तो 50% थी, अब 40 हो गई, फिर घट के 30 हो गई, कुछ ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, उसमें भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2 चीजें अगर आप ध्यान रखें तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। ऐसी कंपनी जिसकी पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज्यादा है, अब ज्यादा और कम की डेफिनेशन क्या है, 5%, 7%, 8%, 10%, 12% तक पब्लिक है, 15% तक है, 20% तक है, ठीक है। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, समझ लो बहुत अच्छी कंपनी वो नहीं है। अच्छी कंपनियों में आपको, क्योंकि अच्छी कंपनी अच्छे लोग उठा लेते हैं, पब्लिक तक नहीं पहुंचती वो। अच्छी कंपनियां देखोगे तो एफआईआई के पास होगी, डीआईएस के पास होगी, प्रमोटर्स के हाथ में होगी, उन्हीं के हाथ में होती है। पब्लिक के हाथ में कूड़ा होता है। तो जहां पे भी पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, या पब्लिक की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एफआईआई डीआईआई प्रमोटर उन्हें अपने शेयर बेच भाग रहे हैं, बेच के वो भागने वाले हैं। कभी वो विजय माल्या बन जाएंगे, कभी वो नीरव मोदी बन जाएंगे। ऐसी कंपनियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ज्यादा है या इंक्रीज हो रही है, ऐसी कंपनियों को आपको ढूंढना होता है। अब मैं यहाँ पे सेबी के 2 रूल आपको बताना चाहूंगा। सेबी के रूल के हिसाब से जो भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है, उसे कम से कम 25% शेयर होल्डिंग मार्केट में बेचना पड़ता है। नो डाउट आईपीओ के साइड टाइम पे वो 5%, 8%, 10% आती है, फिर दिए हुए कुछ सालों में, 3 सालों में उसे बाकी बेच के 75% शेयर होल्डिंग पे आना होता है। यानी 75% से ऊपर तो प्रमोटर रख नहीं सकता बेचारा। अगर वो मार्केट में आया है तो 25% तो उसे बेचना पड़ेगा। तो अगर कोई कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 75%, 70%, 60% दिखे, तो समझ लो कंपनी अच्छी कंपनी। लेकिन अगर कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 10%, 12%, 15% दिखे, यानी 75% लिखा है, यानी 75 इज द मैक्सिमम लिमिट, 76 तो बेचारा रख ही नहीं सकता। तो इफ प्रमोटर हैव केप्ट द शेयर होल्डिंग ऑफ 75%, एक्सेंट कंपनी 74%, 70%, 65%, इट इज गुड। लेकिन अगर वो कम हो गई 20%, 25%, 30%, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे मेरे से कोई पूछे तो मैं 50% से कम प्रमोटर शेयर होल्डिंग वाले कंपनियों में अवॉइड करता हूं। दिस इज माई रूल, यू कैन मेक योर ओन रूल। कोई 60 बना लेता है, कोई 40 बना लेता है, डिपेंडिंग अपॉन। लेकिन यहाँ पे एक रूल और है, बैंक जो होते हैं वहां पे आरबीआई का एक रूल है कि बैंक अपने प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 26% से ज्यादा नहीं रख सकते। जैसे अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में जाके देखेंगे, एक्सिस बैंक में जाके देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे, तो प्रमोटर की होल्डिंग 26% मिलेगी। अब
आप सोचेंगे सर ने कहा था कि जी 50% से कम हो तो बेकार होता है, तो ये तो बेकार है, नहीं, वहां पे रूल है, इसलिए उसकी मजबूरी है, 74% शेयर उसने बेचा। तो 26% के आसपास, 26%, 24%, 25% अगर बैंक में शेयर होल्डिंग दिखे तो वो अच्छी शेयर होल्डिंग है प्रमोटर की, ये ध्यान रखना है। तो 3 चीज मैंने बताया, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग मैक्सिमम हो तो अच्छा है। अब वो मैक्सिमम लिमिट 75%, उसके आसपास जहां भी हो, बैंक के केस में 26 है। जहां पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज्यादा है उसे अवॉइड करना है। और ऐसी कंपनी जहां पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो रही हो और पब्लिक की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही हो, ऐसी कंपनियों से आपको बचना है, ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना है। ये एक बेसिक स्क्रीनिंग मैंने आपको बताई कि कैसे आपको गुड कंपनी का सिलेक्शन करना है। मार्केट कैप देखना है, आरओसी देखना है, आरओई देखना है, डेट देखना है, उसके रेवेन्यू का ग्रोथ देखना है, उसके प्रॉफिट का ग्रोथ देखना है, उसके कैश फ्लो का ग्रोथ देखना है, और उसके होल्डिंग पैटर्न को देखना है। अगर इतनी चीजें देख लेते हैं मोटा मोटा, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी ठीक है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कहा करेंगे, ये आपके स्क्रीनिंग में निकल के बाहर आती है। हाँ जी, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट राउंड सिलेक्शन, आप स्कूल में करते हो कि फर्स्ट राउंड सिलेक्शन, सेकंड राउंड सिलेक्शन, तो ये फर्स्ट राउंड सिलेक्शन है कि हाँ ये कंपनियां अच्छी हैं और ये कंपनी में ये कमी है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, इसका रेवेन्यू का ग्रोथ नहीं है, इसके प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं है, इसका आरओई खराब है। तो ऐसे करते हुए किनको आपको कूड़े को हटाना है। तो जब तक आप 7,000 कंपनियों में से 50, 60, 70, 80 कंपनियां छांटेंगे नहीं फर्स्ट राउंड में, तब तक आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। तो प्लीज कोशिश करें, अच्छे से अच्छी कंपनी को छांटने की कोशिश करें, लिस्ट बनाएं, डायरी में लिखें। आप इन्वेस्ट नहीं करें, लिखें, जो आपके पता है कि कल को अगर मेरे पास पैसा आता है तो मैं इनमें से कोई कंपनी देखूंगा। कौन सी देखूंगा वो अलग है, अलग जर्नी है, उस पर हम जाएंगे। लेकिन पहले आपके पास वो लिस्ट तो होनी चाहिए। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करेंगे, अच्छी कंपनियों की लिस्ट आपके पास तैयार हो जाएगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ये सब उल्लू बनाने के तरीके हैं। ये टिप वो टिप, उनके चक्करों में पड़ेंगे तो लाइफ में आप नुकसान के सिवा कुछ नहीं पड़ रही होगा। आप सब के सब एजुकेटर हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं, ठंड में सुबह 7 बजे 8 बजे स्कूल जाते हैं। आप बच्चों को, सबको, पेरेंट्स को, सबको समझाना, दुनिया में खुद समझना आसान है, दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप लोग कई कई सालों से इस पर लगे हैं, मैं आप लोग को प्रणाम करता हूँ। लांबा जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और आज की जर्नी को आज मैं यहाँ खत्म करूंगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो किसी के भी तो मैं लूंगा। हम लोग अगले 7 दिन तक लगातार 8:30 बजे मिल जुड़ेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं आपके इस इन्वेस्टिंग की जर्नी को आसान बना पाऊँ। आई डोंट नो मैं आज कितने आपकी हेल्प कर पाया। अगर आप में से किसी का कोई भी फीडबैक हो, मैं चाहूंगा कि वो जो ग्रुप आप लोगों ने बनाया है उस पर अपना फीडबैक जरूर लिखें। मुझे अपने पेस को स्लो करना है या जी सर, कुछ चलानी है, क्वेश्चन थे। कुछ भी है तो आप बता सकते हैं मुझे। एनी क्वेश्चन आई एम रेडी टू टेक। जी सर, जी सर। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, सटरडे। हाँ सर, एक तो थोड़ा सा आप बता देते सर, आप कौन है, मतलब कैसे, हमें तो ऐसे ही लिंक मिला था, थोड़ा सा एक तो ये जानकारी दे दें। अच्छा। और उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ, मैं चाहूंगा कि रामबा जी मेरी जानकारी देंगे। जी रामबा जी से अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो ज्यादा, अनम्यूट करके सर, अनम्यूट करके। जितेंद्र जी, डॉक्टर सुनील हमारे साथ में है, जो कि एजुकेटर भी हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल कोच भी हैं, साथ में लाइफ कोच भी हैं। और एडिटरी इंडिया एक बहुत बड़ी संस्था है, उसमें सर जो है मेंबर भी हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फाउंडर डायरेक्टर सर। हाँ, फाउंडर मेंबर हैं। और सर जो है काफी लंबे समय से फाइनेंशियल लिटरेसी में जुट के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और एक जैसे आज आपको कोइंसिडेंटली मेरे को लिंक मिला है, इसी तरह मेरे को भी लिंक मिला था। और उसके बाद में मैंने सर की मीटिंग्स अटेंड की, तो उसमें पाया कि जो चीजें हम मार्केट में देखते हैं उसके बारे में कई बार डिस्कस होता था। और उसके बाद में उसकी चाल देखते थे, तो उसके आधार पर ही मैंने देखा कि भाई, अगर हमारे टीचर्स को भी ये चीजें पता लगे, हमारे साथियों को भी पता लगे, तो ये अच्छी चीजें हैं। और जानकारी होना एक अच्छी बात है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, या तो LIC एडवाइजर्स के आधार पे, उनकी सलाह के आधार पे काम कर लेते हैं, या अपने जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से काम करते हैं कि सीधा उठाया, किसी ने कहा उसको ले लिया, चल गया तो मेरी किस्मत, नहीं चला तो भाई किस्मत मेरी गड्ढे में गए। तो यहाँ पे सब लुटते ही हैं, वही हमारी धारणा बनी रहती है।
तो इसी वजह से मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे टीचर्स के लिए, हमारे साथियों के लिए भी एक वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज करें ताकि वो लोग भी इस चीज को सीख सकें। इससे 2 हफ्ते पहले सर ने जो है 11th-12th के कॉमर्स के बच्चों के लिए, जो इसमें कि विभिन्न स्कूलों के बच्चे जुड़े हुए थे, उनके लिए भी सेम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको सीखा। आज सिर्फ एबीसी में से ए भी नहीं हुआ है। आप आगे आएंगे तो आप जैसे आज हमने जाना कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है या भाई चुनने, कोई भी शेयर ले रहे हैं, कोई कंपनी चुन रहे हैं, तो उसमें स्क्रीनिंग के लिए हमें क्या क्या उसमें क्राइटेरिया रखने चाहिए। नहीं ठीक है सर। सर का शुभ नाम सर? डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। सुनील, डॉक्टर सुनील। अच्छा अच्छा, चलिए सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो वैसे मैं भी 5-6 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बधाई सर आपको। हम भी ज्वाइन करते रहेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, आपने सर जो लास्ट में बताया जो प्रमोटर होल्डिंग का, इसमें थोड़ा सा एक मेरे को डाउट है, बताइए सर। अगर आप क्लियर। बताइए। सर जो बैंक्स का आप बता रहे थे कि 25% है ना, 26% सर। 26%, तो सर ये बंधन बैंक में, सीएसबी बैंक में और ये जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनमें तो 70-70 तक जा रहा है। ये क्या रीजन? मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि जब ये अपना आईपीओ लाते हैं, आईपीओ लाने के बाद इनको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर आपको अपनी शेयर होल्डिंग को उस पर ले जाना है। अभी बंधन बैंक के आईपीओ और इनकी बैंक के जो भी आपने नाम लिया, अभी वो टाइम पीरियड इनके पास अभी होगा, सो दैट कि ये धीरे धीरे, क्योंकि अगर एक अचानक सप्लाई ला देंगे तो उनका शेयर नहीं बिक पाएगा, इसलिए उनको टाइम दिया जा रहा शायद है। क्योंकि बंधन बैंक को तो 6-7 साल से ऊपर हो गए ना, कोई बात नहीं सर, 17। उनको उससे ज्यादा टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट अच्छा, टाइम पीरियड नहीं पर्टिकुलर। पता है, लेकिन एक ओके टाइम ओके, पीरियड दिया जाता है, जैसे नॉर्मल कंपनियों में 3 साल का दिया जाता है। तो हो जी जी, सकता मैं है कि समझ गया। आरबीआई ने इनको ज्यादा टाइम दिया हो कि इतने टाइम में आपको अपनी शेयर होल्डिंग को नीचे लाना है। वो टाइम डिपेंडिंग अपॉन, कई बार ये लोग ज्यादा मांगते भी हैं तब भी दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इक्विटी का फ्लोट कितना है, कितना मार्केट कैप है। अदरवाइज उतना अगर सप्लाई अचानक इनको बेचने को कहा जाए, नहीं तो तुम्हें बेचना ही है, नहीं, तो मैं एकदम से समझ गया। वो जिस इन्वेस्टर ने लिक्विडिटी का बैंक को प्रॉब्लम है स्टार्ट उसमें। किया है तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं समझ गया सर, वो तो फिर बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए आरबीआई उनको टाइम देती है कि इतने टाइम में आपको इसको बेचना है। नहीं नहीं, हो जाए, ठीक है सर, वही बस एक था। ओके, उसी थैंक तरह अगर यू। आप लांबा सर नमस्कार। गवर्नमेंट कंपनी देखेंगे तो उसमें आपको शेयर होल्डिंग 90% भी मिलेगी। तो गवर्नमेंट के ने ये जो रूल बनाया है, वो बनाया है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए। गवर्नमेंट कंपनी में आपको आज भी 90% का शेयर होल्डिंग, 95% का शेयर होल्डिंग मिलेगा, क्योंकि वहां पे किस कंपनी को डायल्यूट करना है, कितना करना है, वो पार्लियामेंट से पास होता है। पार्लियामेंट कहती है कि हाँ जी आप इसको, इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, क्या करना है, तो इसलिए जी, वो। मैं समझ गया। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। लांबा सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो जी नमस्कार। सुनील जी, मनोज जी हमारे साथ में हैं, जो कि हमारे अभी चकेरी कानपुर में पोस्टेड है, प्राचार्य हैं ये भी। नमस्कार मनोज जी, मनोज आप जी। कुछ पूछना चाह रहे थे, आइए प्लीज। बताइए सर प्लीज। सौभाग्य है मेरा सर, सौभाग्य है। अनम्यूट करेंगे सर, तब आप म्यूट हैं सर, मनोज जी आप म्यूट हैं। सॉरी। हाँ। हम आपकी क्लास में सर जुड़े रहे, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी, एक एक चीज, क्योंकि हम भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो ये बहुत सी चीजें खैर में मालूम थी टर्म, लेकिन बहुत से लोगों को जिनको शेयर मार्केट की इन टर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी, हमें लग रहा है आज कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हुआ होगा। एक सर ये जरूर, चूंकि यहाँ पर सारे सर्विस वाले लोग जुड़े हुए हैं ज्यादातर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको जरूर बताइएगा कि स्पेकुलेशन अगर है तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मैं आपको बहुत सिंपल इस पे एक बहुत लाइन। अलर्ट रहने की शायद जरूरत है, जो भी हाँ, लोग हैं, मैं क्योंकि आपको एक इन्वेस्टमेंट लाइन और में बता देता स्पेकुलेशन में हूँ। डिफरेंस है। ठीक है सर, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो अलाउड नहीं है। आप लोगों को इन्वेस्टिंग के लिए कोई रोक नहीं है, यानी आप अच्छे शेयर को खरीद के रख सकते हैं और फिर आप उसको अच्छे समय पे बेच सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उसको स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है। दैट मीन्स आपको जो कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे करते हैं वो आपको अलाउड नहीं है, आपको उसमें नहीं जाना है। आपको इन्वेस्टिंग के लिए कोई रोक नहीं है, यानी आप अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीद कर रख सकते हैं। 2-4 साल बाद, 2-4 महीने बाद, जब भी आपको पैसे की जरूरत हो या जब आपको अच्छा रेट मिले तो उसको आप बेच सकते हैं। दैट इज सर इन्वेस्टिंग जर्नी, और इन्वेस्टिंग जर्नी पे कोई रोक नहीं है। सर जी मैंने जी, कहीं पढ़ा बिल्कुल कि सही है, हाँ बिल्कुल सही। मैंने पढ़ा कि 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 1 लाख से ज्यादा। नहीं सर, ये गलत पढ़ा है आपने। आप लोग के सीनियर्स आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सर ये मैंने सब कोई। गूगल पे सर्च किया था सर, मैंने तो गूगल गूगल पे पे दो तो तीन राजकुमार जी, मैं कुछ वेबसाइट। राजकुमार अपने जी, साइट पे लिख दूंगा, वो आने लगेगा कर राजकुमार गूगल जी पे। एक मिनट। वो यस सर। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि आप अपनी सैलरी के 2 गुना
ग्रॉस सैलरी के 2 गुना से अगर ज्यादा करते हैं तो आपको परमिशन लेनी होती है। यस सर, हाँ जी, यही पढ़ा था। वो लीगल फॉर्मेलिटीज अलग हैं, क्योंकि सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है अभी, तो उसका लेटेस्ट वो उनके इंफॉर्मेशन देनी होती है सर, शायद हाँ परमिशन की भी बिल्कुल, जी जरूरत जी नहीं। जी तो जी। वो ओनली तो फिर आपके डिस्क्लोजर पास होती इंफॉर्मेशन। है कहाँ से पैसा आया क्या आया वो तो आई जी। थिंक उस अपनी सैलरी का कुछ गुना है 5 में, उससे ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक इंटीमेशन देना होता है कि मैं हाँ कर तो रहा हूँ, बाकी इससे ज्यादा परमिशन लेने वाली तो कोई शायद नहीं है, ट्रेडिंग अलाउड नहीं है जहाँ किसी भी तक हालत मेरा। में। ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, वो मैंने आपको लोगों को बता दिया, इन्वेस्टिंग, हाँ ट्रेडिंग इज नो। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, एक आप एक चीज बताइए सुनील जी। यस सर प्लीज। हाँ जितेंद्र जी पूछिए। आई थिंक इनका कनेक्शन कट गया। एनीवन जी एल्स, सर। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। सर वीर सिंह बोल रहा हूँ। यस सर प्लीज। दो चीज़ें हैं। पहला तो किसी ने क्वेश्चन किया था बंधन बैंक, तो बंधन बैंक में शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स की है 40% है, अभी दिसंबर क्वार्टर में जो था। हाँ वो और कम हो गया सर, हाँ, तो 26 वो पे जाएंगे। रिड्यूस होता जा रहा है हाँ कंटिन्यूसली, हाँ वो 26 तो तक टाइम जाएगा पीरियड सर के वो। अकॉर्डिंग होगा। ठीक है सर। दूसरा सर जो क्वेश्चन था वो ये है कि समटाइम्स हम ये कहते हैं कि प्रमोटर्स का होल्डिंग, तो लेकिन कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं जहाँ प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ही नहीं है, हाँ तो मैं वो। आपको बता देता हूँ। हाँ, आईटीसी की बात कर रहे होंगे आप। नहीं, आईटीसी है आपका, अशोका लीलैंड है, हाँ ठीक है। आपका इंफोसिस भी है, ठीक है सीपीएम मैं भी। बता रहा हूँ। यस। होता क्या है सर, जैसे सपोज मैंने एक कंपनी स्टार्ट की और उसके बाद जैसे टाटा की कंपनियां हैं, अब टाटा जी हैं, टाटा जी के बाद एक टाटा ट्रस्ट बनाया हुआ है उन्होंने। हो सकता है टाटा के बाद वो उनके बच्चे नहीं है कुछ नहीं है, तो वो उन्होंने एक एक उसको ना प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बना दी जाती है कि उन्होंने एक समाज के लिए एक एसेट दे दिया। तो उसकी कुछ शेयर होल्डिंग एफआईआईज के पास होगी, कुछ डीआईआईज के पास होगी। ठीक है, एक कुछ बड़े हैंड में होगी, कुछ गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है। और वो एक उसे कहते हैं प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। जैसे आप अगर आज के टाइम पे आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो प्योर आपको सेम सिचुएशन दिखेगा, आपको उसमें प्रमोटर कोई नहीं दिखेगा, बिकॉज प्रमोटर ही उसका खत्म हो गया। जो एचडीएफसी उसका प्रमोटर था, एचडीएफसी वार्नर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर बना था एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी मर्ज हो गया तो प्रमोटर खत्म हो गया। तो अब वो एचडीएफसी जो है प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बन गई। तो उसको वो कंपनियां हैं कुछ सेलेक्टेड होती हैं, बट वो बहुत अच्छी कंपनी, वही मैंने कहा ना, ये हमारी एक स्टार्टिंग जर्नी है, थोड़ा सा नॉलेज है। फिर आप समझेंगे हाँ जी, क्या ऐसी भी कंपनियां होती है जो प्रोफेशनली मैनेज होती हैं। जो प्रोफेशनली मैनेज होती है उसमें तो प्रमोटर नहीं होता, उसको कौन मैनेज करता है, तो एफ आई आई डी आई आई के पास इतने शेयर हो जाते हैं कि वो एक तरह से एज प्रमोटर ही काम करने लगते हैं। बिकॉज सपोज आपने एक कंपनी बनाई, मैं एफ आई आई हूँ, मैंने पैसे दे दे के उसको अपने खरीद लिया, तो अब मैं ही एक तरह से प्रमोटर हो चुका हूं उसका। मैं ही बोर्ड पे हूं, मैं ही डिसीजन ले रहा हूं, या और भी कुछ लोग मिलके। तो उन्हें कहते हैं प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आईटीसी है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छी कंपनी है, वहां पे आपको प्रमोटर होल्डिंग नहीं दिखाई देगी। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा सर। तो ये इससे पता चलता है कि आप अच्छा रिसर्च करते रहते हैं। नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी के मन में कुछ हो तो। लांबा सर नमस्कार, गौरव खन्ना बोल रहा हूँ सर। अनम्यूट करिए रामा जी। हाँ गौरव जी प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, थोड़ा थैंक यू, पहले तो आपने मुझे ये मौका दिया और भाई देखो, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। सर मेरे को सर आईटी सेक्टर में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। अभी इसमें एक्युमुलेशन फेज चल रहा है, या यहाँ पर अभी जो एआई की वजह से लॉसेस आ रहे हैं, इंडियन कंपनीज वर्ल्ड वाइड मशहूर हैं, और स्पेसिफिकली विप्रो के बारे में आपका क्या व्यू है? सर मैं चाहूंगा, मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले हम 7 दिन में कंसेप्ट को समझें, और फिर हम कभी कंपनी पे सेक्टर पे इन पे बात करेंगे। जरूर करेंगे, और हम करते भी हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मैं ना कोई सी कंपनी पे आप खरीदो ना खरीदो, ये सब आप डिसीजन, मेरा काम है पढ़ाना आपको अच्छा क्या है, खराब क्या है, क्या चीजों को देखना है। मेरा तो काम को मुझे करने दें। और जो दूसरा वाला काम जो आप अभी मुझसे पूछ रहे हैं, हो सकता है कि हम 7 दिन के बाद कभी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी मीटिंग के थ्रू जुड़े, तब हम उस पर डिस्कशन करें। क्या ये सही रहेगा गौरव जी? ठीक है सर, थैंक यू सर, कोई बात नहीं सर, और अच्छा आपने बताया सर, हाँ, थैंक धन्यवाद गौरव यू। सर। जी जी सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछला सर ने बच्चों के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, उसमें उनको इतना इक्विप कर दिया था कि लास्ट 2 दिन में बच्चे खुद जो बता रहे थे कि ये बेटर है या ये बेटर है।
तो बस 7 दिन मेरे साथ ठीक है, जुड़े रहिए सर, कुछ ना कुछ बेटर करेंगे सर। थैंक यू सर। मयूर जी, ठीक आप कुछ कहना चाह रहे थे? है, थैंक यू सर। और सर एक चीज और है यस सर हाँ, प्लीज। जितेंद्र जी बताइए। कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं ये तो चलो ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस तो कंपनियां भी करती हैं, बड़ी म्यूचुअल फंड वाले और भी ये करते जितेंद्र जी, एक मिनट, हम फंडामेंटल नहीं करते, हम टेक्निकल करते हैं। फंडामेंटल के लिए आपके पास बहुत सारी जानकारी चाहिए हैं। होती है। तो दोनों ही चीजें आ गई सर, नहीं, फंडामेंटली। हम टेक्निकल कर पाते, फंडामेंटल हम नहीं कर पाते। फंडामेंटल के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहिए साथ में। तो वो एक जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, मैं चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें ये भी थोड़ा सा रहेगा ना। एकदम जोड़ेंगे सर। मैंने सिलेबस आप लोगों को ग्रुप पे डाला था, मैंने आपको कैंडल पैटर्न भी डाला था, मैंने आपको डीएमए, आरएसआई, स्टोकेस्टिक। तो ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं कि क्या अच्छा क्या कोई रहेगा। बात नहीं, हमारे 7 दिन में वो सब चीजें इंक्लूडेड है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक अगर आपको पता हो थोड़ा ये बता दीजिए, मैं तो उस टाइम कट गया था थोड़ा। हाँ ये एआरएन नंबर जो होता है, जो एनआईएसएम का एग्जाम होता है 5A का, जो हाँ म्यूचुअल फंड, तो हाँ ये क्या जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं, इसका कुछ है नहीं ये? नहीं सर, नहीं नहीं, कर सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकते नहीं इसको। कर सकते। वो नहीं कर सकते, ओके नहीं। थैंक ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर सर एक ज्वाइनिंग। मिनट, मयूर जी कुछ पूछना चाह रहे थे, यस बार सर बार प्लीज कनेक्ट सर। करना चाह रहे थे और हो नहीं पा रहा था। प्लीज सर मयूर जी, प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये ब्लू चिप कंपनियां से एक सुनने में आया था, वो क्या होती है सर? सर ये कुछ नहीं है, जो उनको हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं, लार्ज कैप कंपनी में भी क्रीम जो हो जाती है उन्हें हम ब्लू चिप, जैसे मैंने कहा शुरू टॉप के 100 कंपनियां में लार्ज कैप है। ठीक है। तो उसके जो 25 फर्स्ट क्वार्टर 25 है, मतलब 25 कंपनियां इंडिया की जो टॉप, उन्हें हम कहते हैं ब्लू चिप कंपनी। जैसे उसमें आपका रिलायंस आएगी, उसमें आपका एचयूएल आएगा, उसमें आईटीसी आएगा, उसमें आपका टीसीएस आएगा। ये जो शुरू के टॉप इंडिया की 20-25 कंपनियां, उनको ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। एक नाम है सर, कुछ इस तरह से कहते हैं ना, टॉपर्स हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। अब आप कहेंगे फर्स्ट डिवीजन वाले कौन होते हैं, ये है। फिर टॉपर्स कौन है, उस फर्स्ट डिवीजन वाले में जो शुरू के 3 बच्चे, उन्हें हम टॉपर्स कह देते हैं। ठीक है मेहुल जी। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? सर एक थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, और अगर हाँ आप गौरव अलाउ जी, करें। बताइए बताइए बताइए। सर एक फंडामेंटली हम देखते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस करते हैं जब, उसमें एफआईज भी अगर बाइंग में है और डीआईज भी है, तो क्या हम ये माने कि वो कंपनी बेटर कर रही है और क्वार्टर एंडिंग के बाद वो बेच जाते हैं तो हम फंस जाते हैं क्या? सर एक्चुअल में क्या होता है, देखिए एफआईआई और डीआईआई के बाइंग के बेसिस पे केवल आप ये डिसीजन ले कि कंपनी अच्छा कर रही है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास रूल है कि जो पैसा उसके पास आता है विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम उसे इन्वेस्ट करना है, वो अपने पास कैश नहीं रख सकते। समझ रहे हैं गौरव जी मेरी बात? जी जी इंडिया जी। में म्यूचुअल फंड कंपनी के पास रूल है कि जो भी हमारी एसआईपी आ रही है, सपोज इस समय 16 लाख करोड़, 16,000 करोड़ के आसपास की हर महीने एसआईपी आ रही है, उस एसआईपी को म्यूचुअल फंड कंपनियों ने कुछ ना कुछ खरीदना है। अब खरीदेंगे क्या, जिस शेयर की लिक्विडिटी होगी, जो अवेलेबल होगा वही खरीद पाएंगे, जिसकी लिक्विडिटी होगी नहीं वो खरीद नहीं पाएंगे। तो आप समझिए कि अगर वो कुछ भी खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि वो अच्छा है। क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं उनको, वो पैसे आगे लगाना है, उनकी मजबूरी भी होती है कई बार। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसलिए इसी को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। कई बार मैं हमेशा कहता हूं कि आप एज एन इंडिविजुअल हमेशा शेयर म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड जो खरीदते हैं, नो डाउट म्यूचुअल फंड आपके कहते हैं रेगुलरिटी का, डिसिप्लिन का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप खुद डिसिप्लिन इंसान है, आप रेगुलर इंसान हैं, तो हमेशा कोई भी थोड़ा सा नॉलेज वाला म्यूचुअल फंड मैनेजर से ज्यादा अच्छा पैसा बनाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर को इतने सारे रूल है। रूल नंबर 1 कि उसके पास जब पैसा है उसे कुछ खरीदना ही खरीदना है। आपके पास ऐसा रूल नहीं है, आपका जब मन करे खरीदो, जब मन करे रखे रहो। दूसरा रूल नंबर 2, उसके पास रूल है कि एक कंपनी में मान लो कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो 5% से ज्यादा वो लगा नहीं सकता। अब मुझे लग रहा है कि अजी एचडीएफसी बैंक बहुत सस्ता हो गया, मैं इसके 12% शेयर खरीद लूं, मैं खरीद सकता हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड वाला नहीं खरीद सकता। तो इस तरह से बहुत सारे रूल से वो बंधा हुआ है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड की बाइंग को देख के आप गलती ना करें। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सीखेंगे अगले 6-7 दिनों में, तो शायद आपके क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है गौरव जी। सुनील कटारिया जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर नमस्कार। लांबा नमस्कार सर, कटारिया जी, मनोज प्लीज। सर, सुनील सर, मैं थोड़ा सा नमस्कार। सुनील सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज हमें ना 10 कंपनीज दीजिए आप एज होमवर्क, और उसमें हमसे पूछिए फिर,
ताकि हम लोग भी जाके कम से कम 2-3 घंटे पढ़ें जो आपने बताया है। सर मैं तो देखिए सुनील एक जी, रेमेडियल वॉच क्लास पहले दिन से शुरू मत करवाओ, ठीक पहले एक है। 2-3 वॉच दिन पे पढ़ लो, लगा हूं। फिर उसके अगर बाद ये में होमवर्क भी देंगे। बहुत अच्छा बताया आपने कि जैसे आज मैंने आपको बताया कि वो कंपनियां जिनका आरओसी अच्छा हो और प्रोमोटर्स का होल्डिंग अच्छी हो, ऐसी 10-10 कंपनियां अगर आप लोग कल निकाल के ले आए सब लोग, तो कितना मजा हो जाए कि आप लोग की कितनी अच्छी लिस्ट बन जाए कि सब लोग इस ग्रुप पे, जो आपका ग्रुप बना है उस पे 10, इसे नहीं कि खरीदना बेचना है, ऐसे कि देखो मैंने आज कंपनी ढूंढी है, इसका आरओई इतना है, आरओई अच्छा है, इसका प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, इसका, तो इस तरह से 10-10 कंपनी का सब लोग डाले तो कितना, मतलब क्या क्या रिसर्च निकल कर आएगी। लेकिन वही है कि सर मैं ना प्रिंसिपल हूँ ना टीचर हूँ, और आप लोग तो प्रिंसिपल टीचर होके भी देखते हैं बच्चे काम करते नहीं, तो मैं किस अधिकार से आपको बोलूंगा। तो मैं तो बस रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नहीं सर, डेफिनेटली करेंगे हम लोग। सुनील जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ तो और किसी का कोई सवाल? थैंक यू कि सर। काफी देर होती जा रही है। यस, एंड नेक्स्ट कौन था? ध्रुविका जी। नमस्कार हेलो सर। सर। नमस्कार मैम। जी मैम, ध्रुविका जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि केवीएस में क्या हमें, जैसे हम स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, 2-3 दिन में अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, जैसे स्विंग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, मैम, क्या आप वो अलाउड है हमें? अपने नाम पे मत कीजिए ना, नहीं, मेरा अपने नाम पति के नाम शिखा पे या है सर, किसी और के शिखा नाम से कर सर, दीजिए। हाँ, मेरी बेटी का अकाउंट है ऑनलाइन क्लासेस का। मैं लेकिन शिखा मैं सरीन हूँ आपको सर। बता रहा हूँ ध्रुविका में, मैं एक बता रहा हूँ, एक चीज आनी है कि आपको स्पेकुलेशन अलाउड नहीं, वर्ड क्या लिखा हुआ है, हाँ जी। स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है, इन्वेस्टिंग अलाउड है। तो आज आप खरीद के 4 दिन बाद बेचती हैं, तो इसकी ना कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये स्पेकुलेशन है कि वो है। तो इसलिए आज तक मैं तो कम से कम 50-100 लोग को जानता हूँ जो मेरे अंदर में है, सीखते हैं, और वो इस चीज को करते हैं, इसमें कोई नहीं। स्पेकुलेशन क्या होता है, देखिए इंट्राडे को क्लियर स्पेकुलेशन डिफाइन किया गया है, कॉल पुट जी को सर। क्लियर स्पेकुलेशन डिफाइन किया है, तो वो मत करिए। अब ये अच्छा, स्विंग हमने 4 दिन में बेचा या 4 महीने में बेचा या 4 साल में बेचा, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं, कोई मतलब डेफिनेशन सर नहीं। हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है? हाँ जी। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं वही नहीं, कॉल निफ्टी में ऑप्शन ही आप होता इन्वेस्ट है? करिए, निफ्टी 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 में आप निफ्टी का ईटीएफ खरीदिए ना आराम से, लेकिन वो अच्छा, मगर निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स ईटीएफ। नहीं। निफ्टी के हाँ फ्यूचर जी, हाँ ऑप्शन जी। मत खरीदिए, निफ्टी ठीक है, के फ्यूचर ऑप्शन न खरीदिए बस। ठीक है सर। ठीक है, वो, आप हाँ उसमें, जी। आप निफ्टी में आराम से निफ्टी के ईटीएफ खरीदिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत, अगर आपने ये रिसर्च कर रखा है, तो मैं तो एक लेमैन को हमेशा कहता हूँ कि जब कुछ ना समझ में आए हाँ तो आप जी, निफ्टी खरीदो, जब तक इंडिया रहेगा निफ्टी रहेगा। बिल्कुल। निफ्टी की यूनिट्स खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ। आप पिछले 25 साल में देख लीजिए, 12-12.5% से ग्रो कर रही है निफ्टी, काम खत्म। 1000 से बढ़ के 23,000 पहुंच गए, 22,000 बस पहुंच गए। सिंपल सी जी बात है। जी सर, तो जी। जिसको कुछ ना समझ में आए, वो निफ्ट, आपको अच्छा शेयर खराब शेयर समझ में ना आए तो निफ्टी खरीदो, बस काम खत्म। ठीक है जी मैम, सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। और किसी को कोई सवाल? हेलो। हाँ, राहुल प्रसाद जी बताइए प्लीज। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहता कि जैसे 7 दिन हमारी यहाँ की क्लास चलेगी, तो क्या इसमें आप ये भी बताएंगे कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे लिए जो अच्छा ऑप्शन रहेगा जिससे हम सर ट्रेडिंग ये देखिए, परचेजिंग देखिए कर मैं आपका सकें? क्वेश्चन समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ जी गया। देखिए, ना मैं कोई ब्रोकर हूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं कोई एडवाइजर हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ। तो मैं जी आपको कुछ बेचूंगा तो नहीं, ना मैं कोई रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें जाओ। लेकिन अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर करूंगा। मैं ये बता सकता हूँ कि मैं किसको यूज करता हूँ, ये जी बता जी जी। सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब ये 6-7 दिन तक आप लोग इस सब चार्जेस में मत सोचे, 7 दिन केवल सीखने के लिए जुड़े रहे। हाँ, 7 नहीं, आखिर सीखने के लिए ही है सर, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ये 7 दिन रहेगा, तो हाँ, इसमें आप ये भी मतलब बताएंगे, क्योंकि जैसे हमको इनिशिएट करना है, इसके लिए स्टार्टिंग करना है, तो आप कम से निश्चिंत कम थोड़ा ये निश्चिंत रहे। रहिए, 7 दिन में आपको अपने आप पता चल। मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है, कौन से ब्रोकर पे जाना है। आप उसमें, जी 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 आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है ब्रोकर सेलेक्ट करते समय, बस जी। जब मैं आपको ये बता दूंगा तो आप अपने आप अच्छे ब्रोकर पे पहुंच जाएंगे। हाँ, यही जानकारी लेनी है बस सर, बस ना। निश्चिंत रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? तो मीटिंग क्लोज करते हैं रामा जी अब। जी सर, तो सभी का धन्यवाद। आप सभी इस शिक्षण की, सीखने की गतिविधि में हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम कुछ और अच्छा सीख पाएंगे, और न केवल प्रोफेशनली बल्कि सामाजिक तौर पर भी हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और कुछ सीखेंगे, एक दूसरे के मददगार बनेंगे, और अपने व्यक्तिगत और व्यक्तित्व विकास में भी ये चीजें हमारे सहायक होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है।
तो एक बार सुनील सर को और सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक सभी यू को सर, राम राम। थैंक यू एवरीवन। मैं आप लोग के धन्यवाद। फीडबैक का इंतजार करूंगा ग्रुप पे, अगर आप लोग फीडबैक जरूर देंगे प्लीज, मैं आप लोग का इंतजार करूंगा फीडबैक का। श्योर सर, श्योर, ओके।